जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं का दूसरा अध्याय जीव जगत का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड या विश्व है वो सजीव और निर्जीव दोनों का मेल जोल होकर बना है। जब हम ये जानते हैं कि सजीव और निर्जीव ही मिलकर जो है पूरे जीवन का निर्माण कर रहे हैं, तो अब प्रश्न आ जाता है हमारे सामने कि इन सजीवों को किस तरह वर्गीकृत किया गया है या किस तरह बांटा गया है। क्योंकि अभी तक के ज्ञात जानकारियों के अनुसार कम से कम 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक जातियां या स्पीशीज़ या कई तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं पेड़ पौधों के अंदर, प्राणियों के अंदर। अतः इन सब का इकट्ठा किसी भी बारे में जान पाना या इनकी पूर्ण जानकारी को ले पाना असंभव सा लगा। चूँकि मानव शुरू से ही जिज्ञासु प्रकृति का रहा है और यह बात इस बात से सिद्ध होती है, जब मानव को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था तब भी उसने कई चीज़ों को आविष्कार किया और कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए और जीवन में सफलता भी पाई। इसी तरह जीवों के वर्गीकरण के लिए अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहला कदम उठाया। उन्होंने जो सामान्य दिखने वाले गुणों के आधार पर पादपों को और प्राणियों को दोनों को वर्गीकृत किया। पादपों को उन्होंने पेड़, शाखा, छोटे पेड़ पौधों के रूप में, झाड़ियों के रूप में इस तरह से वर्गीकृत किया और प्राणियों को उन्होंने उनके अंदर उपस्थित लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर किया। लेकिन यह आगे चलकर ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया या ज़्यादा नहीं चल पाया, क्योंकि ये संपूर्ण जानकारी देने में अभी भी असफल था। इसके बाद लिनियस नाम के वैज्ञानिक आए जिन्होंने इसका कार्य या इस क्षेत्र में काफ़ी सराहनीयपूर्ण कार्य किया। सिस्टमा नेचुरा नामक उन्होंने पुस्तक भी लिखी जिसमें काफ़ी चीज़ों का वर्गीकरण या किस तरह से जीवों को वर्गीकृत किया जाता है उसकी संपूर्ण विवरण, ये संपूर्ण जानकारी है। लिनियस ने अपने जो वर्गीकरण किया उसमें शुरुआती दौर में जिस तरह का वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसमें भी कई तरह की त्रुटि पाई गई, जिसमें कि वह वर्गीकरण प्रकाशी, अप्रकाशी जीव और शैवाल, बैक्टीरिया या दूसरे जीव यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं या जीवों में संपूर्ण अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाए थे। इसीलिए जो है इसमें कई प्रकार के नए आविष्कार हुए या नई चीज़ों के अध्ययन या नए वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। तो इसके बाद द्विनाम जगत वर्गीकरण आया। द्विनाम जगत वर्गीकरण ने काफ़ी हद तक वर्गीकरण को नई चीज़ें देने का प्रयास किया, लेकिन उसमें भी कई तरह की कमियां पाई गई। इन कमियों को दूर करने के लिए 1969 में जो R.H. विक्टेटर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। जिस 5 जगत नाम से ही पता चल रहा है, पूरे के पूरे पादप जगत को उन्होंने 5 वर्गों में या पूरे प्राणी वर्ग को उन्होंने 5 वर्गों में वर्गीकृत करा था। 5 जगत वर्गीकरण नाम दिया गया। अब मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दे रही हूँ। सबसे पहले हम अपने ब्लैक बोर्ड पर देखेंगे। 5 जगत वर्गीकरण का मैंने आपको बताया था 1969 में R.H. विक्टर ने हमको यह वर्गीकरण दिया था। ये 5 जगत वर्गीकरण जो है वो काफ़ी हद तक जो है वर्गों के अध्ययन में काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ था। उन्होंने, जैसे नाम से पता चल रहा है, जगत में 5 जगतों में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। इस तरह उन्होंने 5 जगत में पूरे बांटने की कोशिश करी है प्राणी वर्ग को। उन्होंने देखा कि कोशिका की संरचना, पोषण की प्रक्रिया, जनन के प्रकार आदि गुणों के आधार पर इन्होंने ये 5 वर्गों में या 5 जगतों में पूरे प्राणियों को बांट दिया। 5 जगत की अगर हम अवधारणा पर विचार करते हैं तो ये वर्गीकरण में बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आदि जो हैं वो
पादपों में रखे गए हैं या पादपों को उनमें बांटा गया है। इसके अलावा इनमें इनकी जो कोशिकाएं रहती हैं उनमें कोशिका भित्ति की उपस्थिति भी दूसरा लक्षण माना गया है। अब हम एक एक करके सारे जगत के बारे में या जो जो हमने 5 जगत आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं उनमें से एक एक जगत के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। मोनेरा, मोनेरा में सबसे पहले तो बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव आते हैं जो कि बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया के आकार के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। यदि बैक्टीरिया का आकार गोल होता है तो उसे कोकस, और यदि बैक्टीरिया का आकार छड़ीनुमा या छड़ के आकार का होता है तो उसको बैसिलस के नाम से संबोधित किया जाता है। इसी प्रकार बैक्टीरिया अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। मोनेरा के अंतर्गत जो आने वाले बैक्टीरिया हैं वो गर्म जल, मरुस्थल, बर्फ वाले हिस्से, गहरे समुद्र में, ये सभी जगहों पर, यहाँ तक कि विषम या प्रतिकूल स्थान जिनको अपन कहते हैं जहाँ पे कि साधारण जीव सरवाइव नहीं कर सकते, अपना जीवन यापन नहीं कर पाते, वहाँ पर भी इन बैक्टीरिया की उपस्थिति पाई जाती है। तो ये सारे बैक्टीरिया जो हैं वो मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। बैक्टीरिया के नाम के आधार पर या मैंने आपको बोला उनका नामकरण उनके साइज या आकार के आधार पर किया जाता है। वैसे तो बैक्टीरिया यदि हम देखें तो हमें लगता है बड़े सरल प्रतीत होते हैं, लेकिन इनके अंदर होने वाली प्रक्रियाएं या उपापचय क्रियाएं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, काफ़ी विषम होती हैं, क्योंकि इनका जो शरीर है बहुत ज़्यादा जैव विविधता या बहुत अधिक विविधता देखी जाती है, जिससे कि उनके भोजन ग्रहण करने की क्षमता या भोजन को कार्बनिक रूप में ग्रहण करने की क्षमता होती है। उस भोजन को लेकर वह संश्लेषित करते हैं। संश्लेषण के उत्पाद जो है बनता है इनका, वो उनका पोषण का माध्यम होता है। इसके अलावा ये स्वयंपोषी या परपोषी या रसायन पोषी या रसायन संश्लेषण पोषी जिसको अपन कह सकते हैं उस प्रकार के भी होते हैं। कई बैक्टीरिया मृत कोशिकाओं के ऊपर भी पाए जाते हैं। इसलिए हम जो बैक्टीरिया हैं जिनको हिंदी में जीवाणु कहा जाता है उनका कोई एक निश्चित स्थान नहीं बोल सकते। अभी मैंने आपको बताया कि मोनेरा में सारे बैक्टीरिया आते हैं। ये बैक्टीरिया विषम या प्रतिकूल स्थान पर भी पाए जाते हैं, मृत कोशिकाओं पर भी पाए जाते हैं, ठंडे प्रदेशों में भी पाए जाते हैं, गर्म प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। अब इनके हम यदि प्रकार देख लें या इनको हमने 2 में बांटा हुआ है मोनेरा के बैक्टीरिया को, एक आद बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया में हमने बांटा है। पहले मैं आद बैक्टीरिया पे आ रही हूँ। तो आद बैक्टीरिया आप ये देख रहे हैं, ये एक विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। इनके रहने के स्थान पर ये 3 प्रकार के मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। पहले जो लवणीय जल मतलब समुद्र के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया जो रहते हैं इनको हम हेलोफी कहते हैं या हेलोफी के नाम से जानते हैं। गर्म झरने में रहने वाले बैक्टीरिया इनको हम थर्मो एसिडोफिलस के नाम से जानते हैं। तीसरा, कच्छ जैसे क्षेत्रों में पाए जाने वाले या उन्हें मरुस्थल में पाए जाने वाले मैथोनिजन बैक्टीरिया कहलाते हैं। जो ये आद्य बैक्टीरिया होते हैं इन तीनों के वास स्थान के साथ साथ इनकी शारीरिक संरचनाएं या इनकी कोशिकाओं की संरचनाएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। और जैसा कि नाम से विदित है कि जब ये इतने ही प्रतिकूल स्थान पर रह रहे हैं तो ये प्रतिकूल स्थान पर रहने के लिए इनके शरीर की संरचना इनको मदद करती है। इसके अलावा ये जो मैथेनिजन नाम का बैक्टीरिया मैं आपको बता रही हूँ, ये रूमिनेंट पशु वह पशु होते हैं जो खाने को इकट्ठा निगल लेते हैं और कुछ समय बाद वापस मुंह में लाकर उसको जुगाली करके पाचित करते हैं। तो ऐसे जानवर जैसे गाय, भैंस, ये जो है उनकी आंत में ये मैथेनोजन टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसी के फलस्वरूप क्या होता है, जब ऐसे
जीव या ऐसे रूमिनेंट पशु या जंतु जब अपने मल का त्याग करते हैं तो उसके अंदर मीथेन गैस स्रावित होती है या उनमें मीथेन गैस का ये उत्पादन करते हैं, क्योंकि ये मेथेनोजन बैक्टीरिया उनकी आंत्र में पाए जाते हैं। दूसरा मैं बता रही हूँ आपको यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया की वास्तविक बैक्टीरिया के रूप में पहचान होती है। इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। इनमें चलने का काम कशाब यानी फ्लैजिला धागे नुमा संरचना होती है उसके द्वारा होता है। साइनोबैक्टीरिया इसका उदाहरण है। साइनोबैक्टीरिया को नीले हरे शैवाल भी कहा जाता है। इनके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं, इसलिए इनको प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी के नाम से भी जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया जो रहते हैं जो वो एक कोशिकीय तंतुमय संरचना के जेलीनुमा आवरण से ढके हुए होते हैं। ये लवणीय जल, स्थलीय और अलवणीय तीनों प्रकार की जगह पे पाए जाते हैं। ये जहाँ प्रदूषित जल होता है वहाँ ज़्यादा फलते फूलते हैं। बैक्टीरिया जैसे कि नॉन स्टॉप और एनाबिना ये पर्यावरण में नाइट्रोजन को टेटेरोस्टिक नाम के विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया और अकार्बनिक पदार्थों को भी ऑक्सीकृत करते हैं। जब ये ऑक्सीकृत करते हैं तो इनमें से जो ऊर्जा मुक्त होती है वह एटीपी के उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती है। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे पोषक तत्वों को पर्यावरण में पुनः घुमाने का या पुनः चक्रण कराने में भी मदद करते हैं। अब आता है परपोषी बैक्टीरिया। परपोषी बैक्टीरिया बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। ये इनका जो अधिकतर ये अपघटकों के रूप में पाए जाते हैं। ये मनुष्य के जीवन संबंधी क्रियाओं पे बहुत असर डालते हैं, जैसे दूध से दही का बनना, एंटीबायोटिक का निर्माण होना, लेग्यूमिनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होना, ये सारे के सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कुछ रोगजनक बैक्टीरिया होते हैं जो कि मनुष्य, पालतू जानवर के अंदर कई प्रकार के रोगों को पैदा करते हैं। ये बैक्टीरिया हैजा, टाइफाइड, टेटनस आदि रोगों को भी उत्पन्न करते हैं। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से अपनी कोशिका का विभाजन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थिति होने पर ये बीजाणु बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी प्रदर्शित करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए को स्थानांतरित कर देता है। अब मैं आपको बताती हूँ माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म एक ऐसे जीवधारी हैं जिनमें की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये छोटी सी जीवित कोशिका इनके अंदर रहती है जो कि ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। माइकोप्लाज्म प्राणियों और पौधों में कई प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। प्रोटिस्टा जगत, पोनेरा के बाद जो आता है वो आता है आपका प्रोटिस्टा जगत। पहले मैं प्रोटिस्टा जगत के बारे में थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना बताती हूँ। सभी एक कोश की यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। इनकी जो सीमाएं हैं अभी पूरी तरह निर्धारित नहीं है, अतः हम ये कह सकते हैं कि इस पे कार्य चल रहा है। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये पादप भी हो सकते हैं और इनको क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेटेड, यूग्लोनॉइड, अपकवक कवक और प्रोटोजोआ इनमें हमने बांटा हुआ है, जिससे कि इनका अध्ययन आसानी से किया जा सके। प्राथमिक रूप में तो प्रोटिस्टा को बोला जाता है कि ये जलीय जीव होते हैं। इनमें यूकैरियोटिक होने के कारण
इनका जो केंद्रक होता है, इनके जीवों में केंद्रक जो है वो सुसंगठित प्रकार का होता है और कोशिका अंग जो है जालिका जो बद्ध होते हैं या झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। यानी इनके दो लक्षण हमको मिले प्रोटिस्टा के, ये जलीय होते हैं, ये यूकेरियोटिक होते हैं, इनके अंदर जो कोशिकांग होते हैं वो झिल्ली से घिरे हुए होते हैं, इनका केंद्रक जो रहता है वो सुसंगठित प्रकार का होता है। इनमें भी मूवमेंट के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कशाप और फ्लैजिला भी पाए जाते हैं। इनमें लैंगिक प्रजनन के द्वारा जाइगोट का निर्माण होने की विधि होती है। ये प्रोटिस्टा का प्रस्तावना मैंने आपको बताई। अब मैं आ रही हूं आपका क्राइसोफाइटा या क्रासाफाइट। क्राइसोफाइट्स में हम देखें, इसमें जो है सुनहरे शैवाल आते हैं। ये स्वच्छ जल और लवणीय जल दोनों में रह सकते हैं, पर्यावरण में भी पाए जाते हैं। ये काफी सूक्ष्म होते हैं और जलधारा में बहते हुए आगे बढ़ा जाते हैं। डाई एटम की कोशिका भित्ति साबूदानी की तरह होती है। इसके अंदर इसकी कोशिका भित्ति या इसकी भित्तियों में सिलिका पाया जाता है, जिसके कारण ये मृत नहीं होते हैं। और इनका जो वास स्थान रहता है, वो जो मृत डाई एटम्स जो रहते हैं वो अपने परिवेश में या वास स्थान पर कोशिका भित्ति के अवशेष बड़ी मात्रा में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्ष तक वो जमा होते रहते हैं। जमा होने के बाद जो इनके मृत शरीर से जो मृदा बनती है उसको हम डायएटमी मृदा के नाम से जानते हैं। कर्णमय होने के कारण इनका उपयोग पॉलिश करने के लिए किया जाता है। तेल या जो सिरप बनते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये समुद्र में मुख्य उत्पादक की तरह काम करता है, जिसको अपन बोलते हैं क्राइसोफाइट। अब आता है आपका दूसरा डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट जो है समुद्री प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये पीले, हरे, भूरे, नीले, लाल रंग के पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति की बाहरी सतह सेल्यूलोज की बनी होती है, जिसमें बहुत कड़ी पट्टिकाएं पाई जाती हैं। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट में दो फ्लैजिला होते हैं, एक लंबाई में होता है और एक चौड़ाई में होता है। और ये जो फ्लैजिला बताया मैंने आपको, ये पट्टिकाओं के बीच में धसी हुई अवस्था में पाया जाता है। प्रायः लाल फ्लैजिलेट्स में की संख्या में विस्फोट होता है, जिसके कारण हमें समुद्र में लाल रंग की तरंगें दिखाई देने लगती हैं। इनकी संख्या इतनी ज़्यादा या इतनी बड़ी संख्या में ये जीव होते हैं कि जीव विष के कारण कई समुद्री जीव मछलियां भी मर जाती हैं। इसका उदाहरण है गोनिया लैक्स। अब तीसरा आता है आपका यूग्लेनाइट। यूग्लेनाइट में ये भी स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, ये भी स्थिर जल में पाए जाते हैं। इसके अलावा कोशिका भित्ति प्रोटीन युक्त पदार्थ की बनी होती है और इसकी संरचना जो रहती है, इसकी कोशिका भित्ति पर एक परत पाई जाती है जिसे पॉलिकल कहते हैं, जो इसकी कोशिका भित्ति को लचीला बना देती है। इसमें भी दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक बड़ा फ्लैजिला होता है, एक छोटा फ्लैजिला होता है। जो छोटा फ्लैजिला है और बड़ा फ्लैजिला है वो इन दोनों को इसको मूवमेंट में या इसके एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंचने में मदद करते हैं। ये सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जब सूर्य अनुपस्थित होता है तो ये सूक्ष्म जीवों का शिकार भी करते हैं। आश्चर्यजनक ये जो यूग्लेनाइड हैं वो उच्च पादपों में वर्णक के समान भी पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है यूग्लिना। ठीक है, इसका उदाहरण क्या हुआ? यूग्लिना। अब मैं आपको बता रही हूं अवपंक कवक ये क्या होते हैं।
ये जो अवपंक कवक हैं ये मृतपोषी प्रोटिस्टा कहलाते हैं, जो सड़ी गली टहनी पत्तियों पर गति करते हैं और उनका भक्षण करते हैं। ये परिस्थितियों में जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो ये समूह बना के प्लाज्मोडियम बना लेते हैं और कई फीट तक लंबे ये हो सकते हैं। प्रतिकूल स्थिति आने पर जब इनके अनुसार स्थिति नहीं रहती है तो ये सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बना लेते हैं। बीजाणु युक्त फलनकाय मतलब कि एक ऐसी संरचना है जिसमें ऊपर की तरफ बीजाणु पाए जाते हैं, जिसके कारण बीजाणु जो हैं उनका परिक्षेपण वायु के साथ होता रहे, उनका कांटेक्ट जो है वो वायु के साथ होता रहता है। अब प्रोटिस्टा का अगला ग्रुप आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ अधिकतर परजीवी ही होते हैं, परभक्षी होते हैं। प्राणियों का और इनका पुरातन से संबंध रहा है। प्रोटोजोआ 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रोटोजोआ अमीबीय प्रोटोजोआ कहलाता है। ये जो है स्वच्छ जल में, समुद्री जल में या नम स्थान पर पाया जाता है। ये अपने कूट पादों की सहायता से शिकार को पकड़ने का काम करता है। ये समुद्र में सिलिका, जो इसके ऊपर सिलिका का एक कवच होता है जो समुद्र में इनको रहने में मदद करता है। इसका उदाहरण है एंट अमीबा परजीवी। दूसरा जो है आपका कशाभी प्रोटोजोआ कहलाता है। ये कशाभी प्रोटोजोआ भी स्वच्छंद परजीवी होते हैं। ये शरीर के पर पाए जाते हैं और ये कई बीमारियों का कारण भी बनते हैं। इनसे एक निंद्रालु बीमारी के जिसको कहते हैं होती है, और इसको पैदा करने वाला, इस निंद्रालु रोग को पैदा करने वाला कशाभी जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा निंद्रालु रोग को उत्पन्न करता है। ये कशाभी प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। तीसरा है आपका पक्षमाभी प्रोटोजोआ। ये भी जल में सक्रिय गति करने वाले होते हैं, क्योंकि इनके शरीर में बहुत सारे पक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इनको पक्षमाभ पाए जाते हैं। इनको अपन पक्षमाभी बोलते हैं। इनकी जो ग्रसिका होती, इनमें जो ग्रसिका होती है वो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। जो ये इसमें कशमाभ होते हैं वो एक लयबद्ध तरीके से गति करते हैं, जिसके कारण इनके मुंह में या इनके शरीर में भोजन प्रवेश करता है। इसका उदाहरण है पैरामीशियम। चौथा जो है स्पोरोजोआ। ये जो स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ है ये विविध जीवधारी होते हैं। ये जीवन चक्र में, अपना जीवन चक्र में संक्रमण फैलाने का काम करते हैं और बीजाणुओं को उत्पन्न करते हैं। मलेरिया परजीवी जो है बहुत ही विख्यात प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। ये मानव जाति को आघात पहुंचाता है या मानव के अंदर मलेरिया नाम के रोग का वाहक होता है। कवकों का जगत में या प्राणी जगत में एक विशेष स्थान है। कवक एक ऐसे जीव हैं जो कि कई प्रकार के वास स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कि सड़ी गली चीज़ पर भी पाए जाएंगे। शरीर के बाहर, जब आप शरीर के बाहर भी आप उनको देख सकते हैं। जब कभी हम रात में रोटी या डबल रोटी को छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर जो फफूंद के रूप में विकसित होते हैं वो भी एक कवक का उदाहरण है। छिलकों पर, सब्जियों के, फलों के छिलकों पर भी ये उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए इन कवकों को से बचाने के लिए भोज्य पदार्थों को हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, जिससे कि वह इन पर आक्रमण ना कर सके। कुछ एक कवक उपयोगी भी होते हैं जो कि रोटी या बियर बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जो पौधे और जंतुओं में रोग का कारण होते हैं। गेहूं में कीट रोग पिक्सीनिया के कारण होता है। कुछ फंगल या कुछ फंगस जैसे कि पेनिसिलियम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक को
निर्माण करने का कार्य करते हैं। वैसे तो कवक विश्वव्यापी होते हैं, लेकिन ये हवा, जल, मिट्टी, जंतु, पौधे सभी में पाए जाते हैं। गर्म और नम स्थान पर यह सरलता से उगते हैं, इसलिए भोजन को बचाने के लिए हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, जिससे कि भोजन जीवाणु और कवकों से बचा हुआ रहता है। फंजई यानी कवक, इनमें कायिक विखंडन मुकुलन की विधि के द्वारा जनन होता है। अलैंगिक जनन इनमें बीजाणुओं के द्वारा होता है, जिन्हें कोनोडिया कहा जाता है। लैंगिक जनन इनमें oospora और बीजाणु एस्केस बीजाणु तथा बैसिडियम जीवाणुओं द्वारा भी होता है। विभिन्न जीवाणुओं में यह संरचना जो रहती है वो सुस्पष्ट होती है। लैंगिक चक्र में इनके 3 चरणों में लैंगिक जनन संपन्न होता है। पहला, 2 चल या अचल युग्मक आपस में संगयत होकर प्लाज्मोगेमी का निर्माण करते हैं। दूसरा, 2 केंद्रक आपस में मिलकर केंद्र संलयन का निर्माण करते हैं। तीसरा, युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनने लगते हैं। लैंगिक जनन के दौरान इनमें अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं, आपस में संलयित होते हैं। इस तरह कवक में 2 गुणित कोशिकाएं यानी 2N कोशिकाएं बनती हैं। जबकि अन्य कवक जैसे कि एस्किटोमाइसिटीज में मध्यवर्ती द्विकेंद्रिक अवस्था होती है। ऐसे में 2 केंद्रक बनते हैं, तो इस परिस्थिति को केंद्रक युग्मन कहते हैं और इस अवस्था को द्विकेंद्रक प्रावस्था के नाम से जाना जाता है। कवक के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, तो अब कवकों के जो वर्ग हैं यह इनको अपन ने जो बांटा है उसके बारे में देखते हैं। पहला है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जल आवास में सड़ी गली लकड़ी पर नम वाले स्थान पर पाए जाते हैं। इनमें कवक जाल होता है, बहुकेंद्रिकीय होता है। इनमें अलैंगिक जनन चल बीजाणु और अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है। 2 युग्मकों के संलयन से इसमें जो है युग्मनज का या युग्माणु का निर्माण होता है। ये युग्मक आकृति में एक से होते हैं, इसलिए इनको समयुग्मक कहते हैं। कई में इनमें जो युग्मक बनते हैं वो अलग अलग आकृति के होते हैं, तो उनको हम विषम युग्मकी भी कहते हैं। इसका उदाहरण जो है फाइकोमाइसिटीज का म्यूकर, ये राइजोपस जो कि रोटी के ऊपर कवक लग जाता है, वो इसका उदाहरण होता है। दूसरा, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को हम थैलीमाइसिटीज के नाम से जानते हैं। ये विरल स्थान पर या विरल रूप में पाए जाते हैं। इसमें एक कोशिकीय ईस्ट के अलावा बहुत सारे पेनिसिलियम भी होते हैं। ये मृतोपजीवी अपघटक की तरह भी कार्य करते हैं। मृतोपजीवी मतलब मृत चीज़ों पर पाए जाने वाले, उनको उनके घटकों को तोड़ देने वाले। ये कवक जो होता है उसमें शाखाएं पाई जाती हैं और पट्टिकाएं भी पाई जाती हैं। इनमें अलैंगिक प्रजनन बीजाणु के द्वारा होता है और विशिष्ट कवक जाल इनके अंदर होता है, जिसको कि अपन कोनिमिडर धड़ कहते हैं। ये बाह्य रूप में यानी बाहर की तरफ स्थित होता है। कोनिडिया अंकुरित होकर पूरा कवक जाल को बनाते हैं और लैंगिक बीजाणुओं को एस्किस बीजाणु भी कहा जाता है। अच्छा, इसका जो उदाहरण है वो है एस्परजिलस। अब तीसरा आता है बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज ज्ञात सामान्य प्रकार के मशरूम या ब्रैक्ट फंजाई के नाम से जाने जाते हैं। ये मिट्टी पर, लट्ठों पर या वृक्ष के ठूंठ जो होते हैं उनके ऊपर पाए जाते हैं।
ये सजीवों के अंदर परजीवी के रूप में भी पाया जाता है। ये इसका भी कवक जाल शाखित होता है जिसमें पट्टिकाएं पाई जाती हैं। इनमें अलैंगिक बीजाणु, इसमें अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है या पाया नहीं जाता है। सामान्यतः कायिक प्रजनन के द्वारा इसमें प्रजनन देखने को मिलता है। छात्रों, आज हमने अध्याय 2 के पादप जगत और जीव जगत के वर्गीकरण को देखा। हमने देखा कि 5 जगत वर्गीकरण जो है वो हमें वर्गीकरण के द्वारा ज़्यादा अच्छे से जीवों का अध्ययन करने में मदद कर रहा था। तो उसमें मोनेरा क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, उसमें कौन कौन से जीव आते हैं, प्रोटिस्टा क्या है, उसमें कौन कौन से जीव आते हैं, फंजाई या कवक किसे कहते हैं, इनकी क्या उपलब्धि, ये क्या किस लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, बारे में पढ़ाई की। आशा है आपको ये चीज़ समझ में आई हुई होगी। अब मैंने कुछ बोर्ड पर गृह कार्य के प्रश्न दिए हैं, आप इनको हल करिए जिससे आपकी इस अध्याय की पूरी तैयारी हो सकेगी। धन्यवाद।